कम आयु के लोग बसते हैं। और अगर आप 50 से कम लीजिए तो वो भी 60-65%, यानी इतनी बड़ी संख्या में युवा है। मोदी जी ने हमें ये सिखाया कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है, उसके अतिरिक्त भी रोजगार के बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं जो शायद सरकारी नौकरी से कहीं अधिक आकर्षक हो, कहीं अधिक आमदनी देने वाले हो। जहां एक और आजकल क्रम शुरू किया, कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरियां हो या 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। उसका क्रम चल रहा है। रोजगार मेला प्रति मास आजकल होता है, इस बार भी 13 जून को होगा। लेकिन उसके अतिरिक्त कई लाख विकल्प उभर के सामने आए। स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप का आह्वान मोदी जी ने लाल किले से किया अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। उससे पहले हमारी समझ से बाहर था कि स्टार्टअप का अर्थ क्या है, और पूरे देश में कुल मिलाकर के उसकी संख्या केवल 350 आज बढ़कर के उसकी संख्या 1 लाख हो गई। यानी देखिए 9 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ। तो जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। और यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं कि 1 बिलियन एसेट वाले 115 हमारे स्टार्टअप ग्रुप नौजवानों के, और दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आकर के खड़े हो गए स्टार्टअप के इकोसिस्टम को लेकर। यानी वो देश जिससे ये अपेक्षा नहीं किया। और ये बातें इसलिए भी कहना अनिवार्य है कि एक तो इसलिए कि हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो नौजवानों की कर्म भूमि भी है, शिक्षा भूमि भी है, और दूसरा ये कि एक ऐसे प्रदेश में है, ये जो उत्तर के कुछ एक प्रदेश है जहां पर सरकारी नौकरी की मानसिकता अभी जाने से इनकार कर रही है। दूसरे विकल्प आ गए, कई गुना ज्यादा आमदनी भी है, लेकिन वो मानस जहन में, वो दिमाग में जो सरकारी नौकरी घर कर गई है वो उठने का नाम नहीं ले रही। जबकि दक्षिण भारत में और पश्चिम में इसका बहुत प्रभाव पड़ा। गुजरात जैसे प्रदेश में मुझे हैरत हुई कि लोग सिविल सर्विसेज का फॉर्म नहीं भरते, आईएएस और प्रोविंशियल सर्विस का, पीसीएस का। मैंने पूछा किसी बालक से, अपने विद्यार्थी परिषद की, भाई क्या कारण, क्या कहता है साहब 1 साल तैयारी करो, फिर हो के ना हो तब तक हम अपना कोई काम जमा लेते हैं। यानी मानसिकता बदलने का काम भी 9 वर्षों में हुआ, क्योंकि ऐसे विकल्प सामने आए। अभी हमने प्रदर्शनी की 3 दिवसीय, तो मैंने कुछ एक विद्यार्थियों को बिठाता था, ये जो सफलतम काम कर रहे हैं कोई स्टार्टअप इत्यादि। तो एक इंजीनियर था जिसने अपना कुछ एक गैजेट सा बनाया और वो पेटेंट हो गया और जगह जगह वो कंपनियों को बेच रहा है। तो कुछ एक बालक जो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, मैंने उनको उनके साथ बिठाया। मैंने कहा बेटे आप इनको बताओ और आप इनको बताओ। तो उन्होंने पूछा भाई अगर सरकारी नौकरी करोगे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा साहब जेई बन जाएंगे या एडहॉक असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएंगे। तो बोले वेतन कितना रहेगा? साहब 18-20 हज़ार, ज़्यादा 30-35 भी हो सकता है, जो ढाक लगना है कंट्रैक्चुअल। तो उसको दूसरे को पूछा भाई तुम? बोले साहब 60-70 हज़ार तक तो महीने में हो गया है, बीच में कोविड आ गया था, नहीं तो मैं इस समय 1 लाख महीना कमा रहा होता। तो इसलिए ये बात सिर्फ छात्रों को कहनी अनिवार्य नहीं है, उनके माता पिता को, तो इसलिए यहाँ रख रही है, क्योंकि माता पिता कई बार गड़बड़ कर देते हैं। वो बेचारा जा रहा होता है एक रास्ते से, कहते हैं भैया तुम कौन से फलसफे में पढ़ गए, फिलासफी में पढ़ गए, अपना काम करो, कल को कंपटीशन का इम्तहान देना है। तो मोदी जी ने हमें ये सिखाया कि इसके अतिरिक्त विकल्प है। मुद्रा योजना आई, लगभग 23 लाख करोड़ राशि वितरित हो चुकी है उससे, और लाखों की संख्या में नौजवानों ने उसका लाभ लिया है। आपको लोन मिलता है, ना कुछ गिरवी रखना, ना मॉर्टगेज, ना ग्रेचुटी, और एक सीमा के अंदर आपको राशि जो मिलती है लोन, उस पर कोई कर नहीं रहता, ब्याज नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं रहता। यानी जैसे आप बच्चे को पैसे देते हैं कि बेटे ये मेरी पूंजी है जमा की हुई, जा अपना काम धंधा शुरू कर। बड़ा इस तरह से कहाँ से स्कीम होगी, किस देश में होगी? यानी इनको बड़ी संवेदनशीलता के साथ इन योजनाओं का निर्माण किया गया है। और इसलिए हमारा समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि हम
ना केवल इनका लाभ लें बल्कि जो पोटेंशियल बेनिफिशियरी जिनको लाभ पहुंच सकता है उनको भी इसकी जानकारी करवाएं, उनके माता पिता को, उनके शिक्षकों को भी। महिलाओं के लिए योजना देखिए, लगभग 12 करोड़ शौचालय बन गए, 10 करोड़ घर में सिलेंडर गए। और जब मैंने कहा कार्य संस्कृति बदली, तो कल हम बैठे थे एक लाभार्थी सम्मेलन में, तो मुस्लिम बस्ती के 3-4 सज्जनों ने अपना अनुभव बयान किया, उसकी वो वीडियो भी चली कि जब गैस का सिलेंडर बांटा गया तो ये नहीं पूछा गया कि घर हिंदू का, कि मुसलमान का, कि ब्राह्मण का, कि ठाकुर का, जिसकी जहां आवश्यकता थी पहुंची। उस दिन हम एक अन्य कार्यक्रम में बैठे थे, सतपाल जी भी मेरे साथ थे, तो एक और मुस्लिम सज्जन आए, बोले 100%, 100% कहने लगे हमारे यहाँ मकान बन चुके पक्के, लेकिन वोट भले ही नहीं दिया था। तो कहने का तात्पर्य ये कि जिस चीज की जहां आवश्यकता थी वो दी गई, वोट मिला कि नहीं मिला, नहीं दिया तो इसलिए आपको उससे वंचित नहीं रखा जाएगा, दिया तो इससे आपको मजबूर भी नहीं किया जाएगा, ये आपके विवेक पर छोड़ दिया। ये है नई कार्य संस्कृति। और अब हम जैसे लोग जो पुरानी मानसिकता से पीड़ित है, क्योंकि पुराना जमाना देखा, पुरानी सरकारों का चलन देखा, उनको शायद समय लगेगा उससे निकलते हुए, लेकिन ये नौजवान जब देखता है तो उसको लगता है कि हाँ, मैं भी इस भौगोलिक दुनिया का नागरिक हूँ, कि ये ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है। जैसे जो कह रहे थे सतपाल जी, कि इसीलिए इज्जत की निगाह से भारत को देखा जाता है, कि जो भौगोलिक मापदंड थे उनके ऊपर भी मोदी जी ने ध्यान दिया। चाहे वो वातावरण का था, उन्होंने लाइफ का मंत्र दिया अभी कुछ महीने पहले, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, LI हो गया, लाइफ F फॉर एनवायरनमेंट, यानी ऐसा वातावरण के जिसको हम भी प्रतिकूल ना बनाए, उसको प्रदूषित ना करें, और वो हमारे लिए भी अनुकूल बना रहे। क्लाइमेट की बात की जाती है देश भर में, विश्व भर में, उसके बाद में मोदी जी सामने आए। क्लीन एनर्जी की बात की है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, इससे आगे प्रगति करनी है, तो हमारे मापदंड भी भौगोलिक होंगे, हमारी चुनौतियां भी भौगोलिक होंगी, और हमारा विकास भी भौगोलिक होगा। अकेले में रह के नहीं रह सकते। उस भौगोलिक दुनिया का एक प्रमुख सदस्य भारत राष्ट्र को बनाने का काम भी पिछले 9 वर्षों में हुआ है, और आज भारत दुनिया की पहली कतार में आके खड़ा हो गया। और इसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी निष्ठा से ये काम हुआ है। जब कोविड यहाँ आया तो सारी दुनिया हमें ऐसे देखती थी कि जैसे ये पता नहीं कौन दुष्ट बैठे हुए हैं, जैसे 130-40 करोड़ के लोग, अपना आप संभाला नहीं जाता, खान पान उठना बैठना तो आता नहीं है, कोविड फैल गया तो खुद तो जाएंगे, हमें भी फैला के मार डालेंगे। सारी विश्व में ये धारणा थी और बहुत बड़ा इल्जाम था हमारे ऊपर। लेकिन बाद में क्या हुआ आपने देखा, हमने देखा, 50-50 लाख वाले जनसंख्या वाले देश तिलमिला गए, अपने आप को नहीं संभाल सके। और यहाँ 130 करोड़ के देश ने न केवल अपने आप को संभाला, बल्कि दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन बना करके बाकी देशों को दिया। तो भारत की सामर्थ्य को सामने लाने का काम भी 9 वर्षों में, तो सामर्थ्य तो थी, प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, लेकिन उस प्रकार का अनुकूल वातावरण जो कि नीति निर्धारकों के स्तर पर होना चाहिए था, जो राजनीतिक नेतृत्व के स्तर से होना चाहिए था, उसमें अभाव था। ये परिवर्तन आया और उसका परिणाम ये कि आज हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस होता है, भले वो हिंदुस्तान के भीतर रहता है, चाहे वो बाहर रहता है, डायस्पोरा विदेश में रहता है। हमारे नौजवान पहले 2014 से पहले इतने निराशावाद में थे कि साहब यहाँ तो कोई भविष्य है ही नहीं, यहाँ तो कोई, या तो कोई किसी का भाई भतीजा होगा तब उसका कुछ बनेगा, या किसी बड़े आदमी की संतान होगा तब किसी का बने, या कोई लेने देने को पैसे होंगे तब होगा, तो चलो हम कूच करते हैं, विदेश चले जाते हैं। इस तरह का वातावरण था। लेकिन उसमें परिवर्तन आया, आते ही उन्होंने इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी सरकारी नौकरी में। तो पहले क्या होता था कि 100 नंबर ले लिए, 100 अंक ले लिए, किसी बच्चे ने इंटरव्यू रिटर्न में उसको 0 दे दिया, 0 दे दिया इंटरव्यू में, वो बाहर, और जिसके साथ हिसाब किताब किया उसको अंदर कर दिया। वो प्रथा समाप्त हुई। अब उन्होंने इंटरव्यू को स्किल टेस्ट बना दिया, यानी अगर किसी ने ड्राइवर भर्ती होना है सरकार में तो सिर्फ ड्राइविंग का टेस्ट होगा, देखने के लिए ड्राइविंग जानता है कि नहीं जानता, परंतु उसके अंक नहीं दिए जाएंगे।
और ये काम बड़ा साहस चाहिए। हमारे अपने लोग मुझे कहने लगे होते, साहब ये क्या हो रहा है, हम अपने लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो कोई सिखाया तो ये जाता है कि बच्चे साझे होते हैं, तो कहते अपने लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे। और युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम था, उसके कुछ दिन के बाद प्रोफेसर दानवीर जी के ध्यान में बात है, तो एक बालक आया पीछे से पैर मेरे पकड़ने लगा। तो मैंने कहा भाई ये कौन है? तो लड़के कहने लगे साहब ये कह रहा था कि आपके दर्शन करने हैं कि 3 बार रिटर्न में अव्वल नंबर पर आकर के नौकरी नहीं मिली, 3 बार फर्स्ट आके। तो हाँ, इंटरव्यू खत्म हुआ तो आज इसमें नौकरी मिली। मैं कहा बेटा इसका मतलब इतना बड़ा पाप हो रहा था वहां। मतलब छोटे लगावट के लिए कि साहब ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन का बेटा, ये मेरी साली का बेटा, ये मेरा साला नाराज हो जाएगा, ये मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, या फिर कहीं कुछ लिफाफा मिल गया, इन छोटे कामों के लिए हम कितना बड़ा पाप हो रहा था। यानी जो बच्चा अव्वल नंबर पर आ रहा है गरीब घर से और हर बार उसको नौकरी नहीं मिल रही, कितने। तो मोदी जी ने इस एक सभ्यता में एक नया चलन लाया है। और 2014 में ये ज्यादा बातें इसलिए मैं नौजवानों की दृष्टि से कर रहा हूँ क्योंकि कॉलेज भी और हम सब भी उनके साथ डील करते हैं। 2014 में मई महीने में सरकार बनी, सितंबर महीने में एक नियम लाया गया जो मेरी नज़र में आज से 70 साल पहले आना चाहिए, जो अंग्रेजों के ज़माने की कुरीति करी आ रही थी कि गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज और टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हम जब 9वीं 10वीं कक्षा में पहुंचते थे, जिस तरह की हमारी पृष्ठभूमि थी, वो कहते गेस्टेड तो ही समझ नहीं आता, गेस्टेड मिलेगा कहाँ, उपलब्ध कहाँ होगा, 2 नाक वाला होगा, 4 कानों वाला होगा, मिलता कहाँ है, गेस्टेड दिखता कहाँ है। उस जमाने में तो बहुत कम लोग होते थे गेस्टेड अफसर। मैं 11वीं कक्षा में था तो मेरे से किसी ने 5 रुपये का 5 रुपये दो, मैं तुम्हारे गेस्टेड करा लूंगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो भी किसी और ने दे दिए, तो थे नहीं। मोदी जी ने कानून समाप्त कर दिया। और ये जितने भी रिफॉर्म्स हैं ये मात्र सुधार के लिए नहीं है, ये बहुत दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम लाने वाले हैं। ये नियम समाप्त करके एक संदेश गया कि अब ये ऐसी सरकार है मोदी जी की नेतृत्व में जिसमें इतना आत्मविश्वास है, इतना साहस है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके। अगर मैं घर का मुखिया हूं तो मैं अपने बेटे को कहूँ तो हर चीज टेस्ट करके ला है। तुझे मार्केट भेजा 2 किलो दूध लाना, तो मार्केट दूध वाले की दुकान से लिखवा के लाना कि लाया कि नहीं लाया, दूध पूरा लाया कि फिर कहीं 4 आने के बीच में बीड़ी तो नहीं पी गया। तो इस कदर परिवार चलेगा क्या? अंग्रेजों के जमाने में बात और थी, उन्होंने वो कानून बनाया होगा कुछ और सोच के साथ। 3 महीने नहीं लगे उसको नियम को समाप्त कर दिया, और अभी तक कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि कोई ऐसा बहुत बड़ा कांड हुआ हो कि जहाँ किसी हमारे बालक ने बालिका ने कोई झूठे सर्टिफिकेट दे दिए हो। अगर ऐसा हो भी तो वो तो फिर उसका आरोप शिक्षकों पर और उसके माता पिता पर आएगा, तो उसके पालन पोषण परवरिश में कोई कमी रह गई। और इसलिए महिलाओं के लिए जहाँ सुविधा भी दी, जहाँ सुरक्षा भी दी, जहाँ सम्मान भी दिया, वहाँ युवाओं को नए जमाने की जो नए विकल्प हैं उनकी तरफ रुझान उनका पैदा किया। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो 100% नौजवानों को सरकारी नौकरी देता है, बल्कि सरकारी नौकरी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। जैसे मैंने कहा यहाँ भी गुजरात कर्नाटक में है ही नहीं। लेकिन अगर हमने अपने नौजवान को उसके लिए तैयार करना है कि वो विश्व स्तर पर आकर के उस मुकाबले में आ सके, कंपटीशन में आ सके, तो उसको उसकी जहनियत भी खोलनी पड़ेगी। उसके लिए ये सारा काम इतने साल में अगर आप चलते रहे तो, और जैसे मैंने कहा जहाँ जिस चीज़ की, मैं कल ही एक बात उदाहरण दे रहा था, हमारे यहाँ 47 हवाई अड्डे होते थे 2014 में, 9 साल में उसकी संख्या बढ़ गई 174। तो हमारे कार्यकर्ता बड़े गर्व के साथ ये बात कहते हैं, और कहनी भी चाहिए। और जगह जगह इसके पत्रक भी छप रहे हैं आजकल। लेकिन मैंने कल ये कहा कि कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों कर हुआ, कैसे हुआ?
वो इसलिए हुआ कि जहां हवाई अड्डे नहीं थे लेकिन होने चाहिए थे वहां बनाए गए, क्योंकि वोट की राजनीति नहीं थी। उदाहरण के तौर पर सिक्किम प्रदेश आपने नाम सुना है, वहां आज तक कोई हवाई अड्डा नहीं था, हालांकि दुनिया भर से पर्यटक वहां आते हैं। तो क्या बनता नहीं था कि वहां हवाई अड्डा हो? अब तो जगह जगह हवाई अड्डे बना रहे हैं। लेकिन साहब एक एमपी वहां से बनकर आता है, ना कुछ बिगाड़ सकता है ना कुछ बना सकता है, उसको करने का क्या फायदा? जब हवाई अड्डा खोलने की बात आई तो कहीं यूपी बिहार में खोल दो, 4 वोट निकल आएंगे यादवों के। ये मानसिकता थी, लेकिन वहां बना सिक्किम। हैरत होती है कभी कभी, कभी शर्म भी आती है कि सिक्किम वर्ल्ड डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म, हवाई अड्डा नहीं, यह भी बना 4 साल पहले। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वोत्तर का सबसे सीमावर्ती राज्य, नॉर्थ ईस्ट में सबसे नॉर्थ ईस्ट, चीन की सीमा से लगता हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां हवाई अड्डा होना चाहिए था, वहां भी कोई हवाई अड्डा नहीं, क्योंकि लेना देना ही कुछ नहीं है। हालांकि पिछले प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर से ही सांसद थे, असम से। वहां अब ईटानगर में पिछले साल से हवाई अड्डा बना। तो ये भरपाई की गई है उन चीजों की जिसकी कुताही रह गई। और मोदी जी ने शुरू में ही कहा था कि देश के वो क्षेत्र, चाहे वो पूर्वोत्तर है चाहे वो जम्मू कश्मीर है, जिनको उस तरह की प्राथमिकता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, उनको पूरा तवज्जो दी जाएगी। और आज देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हालत हुई। 1,70,00,000 पर्यटक आए इस साल, यानी दुनिया का भ्रम जाता रहा कि कश्मीर घाटी कोई जा नहीं सकता, क्योंकि आम इंसान वहां पर भी अमन शांति चाहता था। वहां का भी नौजवान देखता है कि जिस तरह से मौके सारे हिंदुस्तान में उपलब्ध करवाए गए, मैं भी उससे अपने आप को वंचित ना रखूं। लेकिन वहां की जो राजनीतिक नेतृत्व था वो नहीं चाहता था, वो चाहते थे आतंक रहे, आतंक के साए में 10% वोट पड़े, हम ही एमएलए, हम ही एमपी, हम ही मंत्री, हम ही संतरी, और फिर हमारे बाद हमारा बेटा, बेटे के बाद नाती, इसी तरह से चलता रहे सिलसिला। जब उसको ईमानदारी के साथ उसका सामना किया गया, उसको उस वहाँ की परिस्थिति का ईमानदारी के साथ हैंडल करने का काम हुआ, तो देखिए रातों रात क्या बदलाव आया। कहने का तात्पर्य ये कि आंकड़े तो आपके पास आएंगे ही, पत्र कभी हमारे छप रहे हैं, सतपाल जी कह रहे थे कि होते तो अच्छा था, बांट भी देते, आ भी जाएंगे, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे क्या भाव है जिसका अक्सर उल्लेख नहीं होता, चर्चा नहीं होती, वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। समाज का कोई वर्ग नहीं जो उससे अछूता रह गया हो, चाहे वो ट्राइबल है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो अनुसूचित जाति है, चाहे वो वोट देता है कि नहीं देता, ताकि एक नया जब इस देश में कल्चर आएगा तो फिर सबकी जय जय होगी, सिर्फ एक पार्टी की नहीं होगी। क्योंकि मुझे प्रोफेसर दानवी जी ने कहा कि ये तो हमारा बहुमुखी ऑडियंस है, तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, हम लोगों के बीच में जाएं, संवाद करें, उनको कहें कि हाँ आप बताओ आपको क्या शिकायत है हमसे, और फिर ये बताओ कि आपके पास विकल्प क्या है, तो हम भी आपके साथ चल पड़े। ऐसा हुआ हमारे साथ जब चुनाव का अभियान चल रहा था। यहाँ पे तो आप खुशकिस्मत है, यहाँ तो डबल इंजन है, योगी जी भी साथ है। तो हम विश्वविद्यालय गए लखनऊ, तो वहाँ पर एक छात्राओं का एक टोली, वो कुछ दूसरी भाषा बोलने लगी, उनको कोई प्रोफेसर दानवी के बजाय कोई और प्रोफेसर कुछ अंग्रेजी और सिखा गया था। तो बोले दिस दैट ह्यूमन राइट ढहा कि भाई आप सही इंसाफ नहीं हो रहा इस सरकार से, ये वो जैसे कुछ कुछ आजकल चर्चा कहीं कहीं करते हैं। तो हमने, हमारे कुछ लोग उत्तेजित हो गए, मैं तो कोई बहस मत करो, ये अपनी बेटियां हैं, इनको बोलने दो। फिर वो जब थक गई, उनकी 2 बेटियां बोल बोल के, फिर मैं कहा बेटे हम थक गए, मैं ऐसा करते हैं अब इस चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे, अब चूंकि आज थक गए तो कल करेंगे, कल हम फिर यहाँ आ जाएंगे, लेकिन हमारा एक शर्त है कि आप इसके अलावा ये भी एक निष्कर्ष निकाल के रखना कि आप वोट तो डालना ही है। वो फर्स्ट टाइम वोटर साथ में करती है, तो वोट तो किसी न किसी पार्टी को डालना है, तो किसको डालना है ये भी साथ में लेके आना उत्तर। बाकी आपकी बात जो है वो कबूल, दूसरे दिन आई तो सारी चुप। तो हमने कहा, उसी बेटी को ज्यादा बात कर रही थी, बेटा ये शर्त थी कि आज बताओगे, पहले चुप रही। तो मैं कहती अब किसी न किसी को तो वोट तुम भी डालोगी फर्स्ट टाइम।
फिर कहती है फिर ऐसा है तो बीजेपी को ही डाल देते हैं। तो मैंने कहा कि कल तो तुम्हारा सुर कुछ और था, तो आज क्या हुआ? कहते नहीं, कम से कम 5 बजे के बाद फिर मम्मी घर से बाहर जाने से टोकेगी तो नहीं जाना। यानी जिसको जहां जो कांटा चुभता था उसका इलाज भी इन्हीं 9 सालों में हुआ। विचारधारा की बात तो बाद में हुई, जिंदा रहेंगे, आजाद रहेंगे तो तभी तो विचारधारा भी आगे चलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ इन 9 वर्षों में। आंकड़ों के पीछे का क्या भाव है ये आपके सामने मैंने संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बाकी कुछ संवाद करना हो तो प्रोफेसर साहब, आप स्वागत है। धन्यवाद।